स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। इतना धन। जैसे ही आदित्य की चेतना संग्रह अंगूठी के भीतर पहुंची, वह अपने मानसिक बल के बावजूद चौंक गया। अंगूठी का विशाल आंतरिक स्थान अमूल्य वस्तुओं से लगभग भरा हुआ था। पहली नजर में सबसे बाहरी परत पर रक्त गोलियां और सार ऊर्जा गोलियों के बक्से लापरवाही से ढेर थे। हर बक्से में कम से कम हजारों गोलियां थीं। आदित्य ने सरसरी निगाह डाली और पाया कि वहां 100 से अधिक बक्से थे, जो 100 अरब लियांग से अधिक की चौंकाने वाली संपत्ति के बराबर थे। यह विशाल देव साम्राज्य के कुछ बड़े परिवारों की संपत्ति से भी कहीं अधिक था। सार ऊर्जा गोलियों और रक्त गोलियों के बक्सों के बगल में बड़े स्वर्ण नोटों का ढेर था, जिसका अनुमान कम से कम दसियों अरब लियांग था। यहाँ लगभग 200 अरब लियांग की संपत्ति है। वास्तव में यह एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ग स्तरीय महान शक्ति के योग्य है। एक जागृत शिरा क्षेत्र के महारथी के लिए लाखों या करोड़ों लियांग जमा करना आसान है, पर इतनी बड़ी पूंजी जमा करना मुश्किल। आदित्य को अचानक इतनी अपार संपत्ति मिली थी, इसलिए उसका उत्साह स्वाभाविक था। अलमारियों पर आत्मा क्रिस्टल, आध्यात्मिक औषधियां और आत्मिक गोलियां, तारा स्तरीय खजाने, गुप्त तकनीक, हस्तलेख और अन्य मूल्यवान वस्तुएं रखी थीं। वहां हजारों आत्मा क्रिस्टल थे, जिनमें सबसे निम्न स्तर के 4 सितारा आत्मा क्रिस्टल थे, और यहां तक कि कुछ 6 सितारा आत्मा क्रिस्टल भी शामिल थे। आदित्य की आंखें उत्तेजना से जल उठीं। इतने आत्मा क्रिस्टल, जो मेरे लिए लंबे समय तक भक्षण के लिए पर्याप्त हैं। खासकर ये कई 6 सितारा आत्मा क्रिस्टल, जिनका उपयोग मैं चतुर्ध्रुव रहस्य लोक में प्रवेश के दौरान कर सकता हूँ। अलमारी के छठे स्तर पर मानव भंवर रक्त गोलियां नामक 6 सितारा उपचार आत्मिक गोलियों की एक बोतल थी। आदित्य ने बोतल का ढक्कन खोला और भीतर 3 आत्मिक गोलियां पाईं। गोलियां 6 तारा चिन्हों से चमक रही थीं, गहरे रक्त लाल रंग की थीं, जिन पर सर्पिल पैटर्न थे, डरावने और रहस्यमय दिखते थे, फिर भी आत्मिक औषधि की ताजगी भरी सुगंध देते थे। 6 सितारा उपचार आत्मिक गोलियां। ऐसे खजाने अनमोल हैं। उसके बगल में राक्षस ओज रक्त दाहक गोली नामक चीनी मिट्टी की बोतल थी। राक्षस ओज रक्त दाहक गोली, जिसे रक्त शोधन कौशल के माध्यम से एक राक्षस पशु के सार रक्त को 1000 मनुष्यों के सार रक्त के साथ मिलाकर बनाया गया है। उपभोक्ता की शक्ति तब तक तेजी से बढ़ेगी जब तक राक्षस ओज सार रक्त पूरी तरह से फट न जाए, शरीर को एक राक्षस पशु में बदल न दे, जिससे शक्ति अपने चरम पर पहुंच जाए। आदित्य ने राहत की सांस ली। उसने एक बार एक विशालकाय अधेड़ व्यक्ति को इतनी तेजी से मार दिया था कि उसे राक्षस पशु में बदलने का मौका ही नहीं मिला। उसने बोतल को हिलाया और वह भीतर से खाली थी। वह सीधे गुप्त हस्तलेखों वाली अलमारी के पास गया। वहां 7 उन्नत गुप्त हस्तलेख थे, जिनमें से एक 8 सितारा शीर्ष ग्रेड की खेती की तकनीक निकली। यह उसके दादा के लिए समय पर मिली सहायता थी। अलमारी के उच्चतम स्तर पर रक्त आत्मा संहार मूल कला नामक एक गुप्त हस्तलेख था। रक्त आत्मा संहार मूल कला, रक्त छाया पंथ की एक अद्वितीय तकनीक, जिसे रक्त आत्मा पूज्य ने 100 वर्षों तक रक्त दानव पर शोध करने के बाद बनाया था। एक कृषक स्वयं को बढ़ाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच रक्तसार ची को भक्षण और अवशोषित कर सकता है। गुप्त हस्तलेख की सामग्री को देखते हुए आदित्य 2 बार हंसा। ये फिर से रक्त आत्मा पूज्य है, मेरा इस व्यक्ति के साथ जरूर कोई संबंध है। पन्ने पलटते हुए उसे एक मेल खाने वाली हथेली तकनीक मिली, रक्त आत्मा देवग्राही हथेली। कृषक के पास अपार रक्त ऊर्जा होनी चाहिए। सर्वोच्च क्षेत्र में ये दूर से एक समान शक्तिशाली विरोधी की रक्षात्मक सार ऊर्जा को तोड़ सकता है, आत्मा को पकड़ सकता है, रक्त सार को अवशोषित कर सकता है और जीवन ले सकता है। आदित्य चौंक गया। थोड़ी देर बाद आदित्य की भौहें तन गईं। गुप्त हस्तलेख में रक्त ओज भंवर की खेती तक दर्ज था और फिर अचानक रुक गया। सबसेक्वेंट क्षेत्रों को खाली छोड़ दिया गया। रक्तात्मा भक्षण सार मूल कला भी इसी तरह अधूरी थी। लगता है ये हस्तलेख एक प्रतिलिपि है। रक्त महंत महज एक स्वर्ग स्तरीय महान शक्ति है, जो अभी तक संपूर्ण रक्तात्मा भक्षण सार मूल कला और रक्तात्मा देवग्राही हथेली प्राप्त करने के योग्य नहीं था। वह तुरंत रक्तात्मा देवग्राही हथेली की खेती शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सका। आदित्य जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, अपने हाथ अपने पेट पर रखे और रक्त आत्मा देवग्राही हथेली की विधि का उपयोग करके अपनी रक्त ऊर्जा को संचालित करना शुरू कर दिया। रक्त ऊर्जा का एक हिस्सा धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में महीन मेरिडियन पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। उसकी जबरदस्त आत्मा शक्ति की धारणा के तहत हर महीन मेरिडियन को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था। आदित्य के प्रोत्साहन के तहत रक्त ऊर्जा ने कई बाधाओं को तोड़ दिया, धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर एक अतुलनीय रूप से जटिल और रहस्यमय मार्ग का नक्शा बनाया, जिसमें केवल पार्थिव डांटियन में एक अंतर बचा था। आदित्य ने सीधे रक्त सार मूल मोती को अपने मुंह में रखा। उसने अपनी सारी रक्त और ऊर्जा जुटाई, पूरी तरह से पार्थिव डांटियन पर प्रभाव डाला। धमाका! पार्थिव डांटियन थोड़ा कांप उठा और आदित्य का चेहरा अत्यधिक पीला पड़ गया। पहला प्रयास विफलता में समाप्त हुआ। वह हतोत्साहित नहीं हुआ, रक्त ऊर्जा को प्रभावित करने के लिए नियंत्रित करना जारी रखा। अनगिनत प्रयासों के बाद आदित्य ने आखिरकार एक इष्टतम सफलता बिंदु की खोज की और पूरी तरह से प्रभाव डालना जारी रखा। चटाक! एक चटकने की आवाज के साथ मार्ग नक्शे का अंतिम बिंदु टूट गया। गड़गड़ाहट! पूर्ण होने के क्षण में उसकी रक्त ऊर्जा खुले फाटकों से बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी। उसके शरीर के भीतर दहाड़ रही थी। इसकी प्रवाह गति 3 गुना से अधिक बढ़ गई। फिर पार्थिव डांटियन में एक सुस्पष्ट रक्त प्रकाश फूट पड़ा। एक हल्की दिखाई देने वाली रक्त रंगीन गैस का बादल लगातार कुंडलित हो रहा था। रक्तोज भंवर, ये बन गया। आदित्य की आवाज खुशी से भरी थी। आह, पहले ही सुबह हो गई है। आदित्य अभ्यास क्षेत्र से बाहर निकला। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उंगलियां फैली हुई थीं। रक्त आत्मा आत्मा कैप्चर तकनीक को गर्म जलधारा की ओर सक्रिय किया। तो इस जलधारा में रक्त सार ची है। अचानक बाहरी पंथ के दरवाजे पर दस्तक हुई।
अंदर आइए। चरमराहट। दरवाजा धकेला गया और एक खूबसूरत दासी अंदर आई। युवा मालिक, बाहर कोई आपको ढूंढ रहा है, जो खुद को आपका मित्र बता रहा है। आदित्य ने बगल के केशव कुटीर पर नजर डाली। आंगन का दरवाजा कसकर बंद था। विशाल को खेती करनी चाहिए। दूसरे पक्ष को परेशान किए बिना आदित्य दूर हट गया। दासी के मार्गदर्शन में आदित्य एक जीवंत विशाल आंगन में पहुंचा। आंगन में ज्येष्ठ राजकुमार जयदेव और नौवीं राजकुमारी यक्षा धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे, चुपचाप इंतजार कर रहे थे। तुम दोनों के चेहरे देखकर आदित्य कुछ हैरान था। आदित्य, दोनों उसके पास पहुंचे। तुम यहाँ कैसे जानते थे कि मैं यहाँ हूँ? यक्षा ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। तुम अब एक हस्ती हो और जैसे ही हम मेघधारा नगर पहुंचे, हमने तुम्हारा नाम सुना। आदित्य मुस्कुराया और कहा, तुम अतिशयोक्ति कर रही हो। यक्षा ने सिर हिलाया। विक्रम को तुम्हारी चुनौती बहुत आश्चर्यजनक है। विक्रम एक जागृत 10 सितारा आत्मिक मार्शल आत्मा है, जिसे 3 पंथों के आंतरिक पंथ के शीर्ष के रूप में पहचाना जाता है। आदित्य, क्या तुम वास्तव में विक्रम के साथ जीवन या मृत्यु का द्वंद्व करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम पुनर्विचार नहीं करोगे? आदित्य ने सीधे सिर हिलाया। बातें पहले ही कही जा चुकी हैं, मैं अब उन पर वापस नहीं जा सकता। जयदेव ने आदित्य पर अच्छी तरह से नजर डाली, अचानक हैरान होकर। आदित्य, क्या तुमने जागृत शिरा क्षेत्र के नवम स्तर के उत्तरार्ध चरण को तोड़ दिया है? क्या जागृत शिरा क्षेत्र के नवम स्तर का उत्तरार्ध चरण? यक्षा ने आंखें चौड़ी कर लीं। आदित्य मुस्कुराया और कहा, मैं हाल ही में भाग्यशाली रहा हूँ, कुछ भाग्यशाली मुलाकातें हुई और ज्येष्ठ बहन विशाल से मार्गदर्शन प्राप्त किया, इसलिए मेरी खेती में वास्तव में सुधार हुआ है। ज्येष्ठ बहन विशाल भी मेघधारा नगर आई हैं। यक्षा का ध्यान तुरंत आकर्षित हुआ। हाँ, वह और मैं एक साथ मेघधारा नगर आए थे। जयदेव ने कहा, आदित्य, तुम विक्रम के खिलाफ मेघधारा नगर में इस मुठभेड़ के बारे में आश्वस्त लगते हो। आदित्य ने अपनी नाक रगड़ी। मुझे थोड़ा आत्मविश्वास है। जयदेव ने उसके लहजे में अटूट आत्मविश्वास महसूस किया। आदित्य ने पूछा, तुम लोग केवल इसी के लिए यहाँ नहीं आए हो, है ना? जयदेव ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें कीर्तित परिवार से सावधान रहने की याद दिलाने आया हूँ। कीर्तित परिवार? आदित्य उलझन में था। यक्षा ने गुस्से से कहा, ये कीर्तित परिवार ही है जिसने पिछली बार हमें मारने के लिए लोगों को भेजा था। 8वें राजकुमार जयमिन की मां कीर्तित फीका मायका। तुमने कीर्तित गुयुन को मारा है, जयमिन को नाराज किया है और हाल ही में लिमशिया नगर में कीर्तित परिवार के सीधे वंशज कीर्तित हर्ष को भी मार डाला। जयदेव ने सिर हिलाया। कीर्तित हर्ष कीर्तित परिवार की सबसे होनहार युवा पीढ़ी में से एक था। परिवार प्रमुख कीर्तित हाओशान ने व्यक्तिगत रूप से आदेश दिया कि उन्हें किसी भी कीमत पर तुम्हारी जान लेनी होगी। हे, तो वे निराशा के लिए नियत हैं। आदित्य मुस्कुराया। उसने कीर्तित परिवार द्वारा उसे मारने के लिए एक पृथ्वी स्तरीय महान शक्ति भेजने की बात नहीं भूला था। भाई जयदेव, कीर्तित परिवार की समग्र शक्ति कितनी मजबूत है? आदित्य ने पूछा। जयदेव ने कहा, कीर्तित परिवार के पास 4 पृथ्वी स्तरीय महान शक्तियां हैं। परिवार प्रमुख कीर्तित हाओशान एक चतुर्ध्रुव पृथ्वी स्तरीय महान शक्ति है। महान महंत एक त्रिध्रुव पृथ्वी स्तरीय महान शक्ति है। अन्य 2 प्रथम स्तरीय पृथ्वी स्तरीय महान शक्तियां हैं। तुम्हें उन 2 प्रथम स्तरीय पृथ्वी स्तरीय महान शक्तियों से सावधान रहना चाहिए। वे हाल ही में कीर्तित परिवार छोड़ चुके हैं, जो संभवतः तुम्हारे लिए आ रहे हैं। यदि तुम उनसे मिलते हो तो बेहतर होगा कि तुम तुरंत भाग जाओ। आदित्य ने सिर हिलाया। हम चेतावनी के लिए धन्यवाद भाई जयदेव, मैं सावधान रहूंगा। वह जानता था कि एक प्रथम स्तरीय पृथ्वी स्तरीय महान शक्ति का सामना करने का आत्मविश्वास उसे अब है। जयदेव ने आह भरी। शाही परिवार ने पिछली लड़ाई में काफी विशेषज्ञों को खो दिया। हमें अभी भी रक्त दानव के पुनरुत्थान से बचाव करना होगा और अब हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। आदित्य, तुम मेरे साथ शाही शहर आने पर विचार क्यों नहीं करते? आदित्य ने सिर हिलाया। जरूरत नहीं। मैं थोड़ी देर के लिए छिप सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा के लिए छिप नहीं सकता और मेरे लिए शाही शहर में अनिश्चित काल तक रहना असंभव है। एक बार ये लड़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं सूर्यवंशी पंथ लौट जाऊंगा। आदित्य ने जयदेव की ओर हाथ जोड़े। मैं किशनपुर में ज्येष्ठ जयंत से मिला था। मेरी चिंताओं को दूर करने के लिए धन्यवाद भाई जयदेव। जयदेव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम्हें और मुझे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। तुम जितने मजबूत होगे, तुम मेरी उतनी ही मदद करोगे। मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। तीनों ने बातचीत की। जयदेव ने अचानक कहा, मुझे अभी भी एक सभा में जाना है। आदित्य, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? कौन सी सभा? तुमने रक्तछाया पंथ के अड्डे की घेराबंदी में भाग लिया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि लड़ाई के अंत में एक रक्त दानव दिखाई दिया था। ये सभा उस रक्त दानव के बारे में है। इसके भीतर एक रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल होता है जो आत्मा शक्ति को बढ़ा सकता है और आध्यात्मिक संकल्प को शांत कर सकता है। ये क्रिस्टल लोगों को सत्य इरादा संघनित करने में मदद कर सकता है। चूंकि यह सभा रक्त दानव को खत्म करने पर चर्चा करने के लिए है, तो निश्चित रूप से प्रतिभागी साधारण लोग नहीं होंगे। आदित्य ने पूछा। जयदेव ने सिर हिलाया। वे सभी आसपास के देशों के युवा प्रतिभाशाली हैं जिन्हें खबर मिली है। इस आयोजन को विशाल लिच्छवी रियासत की राजकुमारी दीप्ति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तुम्हारे लिए इसका अनुभव करना और ज्ञान प्राप्त करना फायदेमंद होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। मैं बेहतर नहीं, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था। यक्षा ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे भी आमंत्रित नहीं किया गया था। हम बस उत्साह देखने जा रहे हैं। चलो साथ चलते हैं। एक स्पष्ट ठंडी आवाज अचानक उसके बगल से आई। ज्येष्ठ बहन विशाल थी। चूंकि यह रक्त दानव को खत्म करने पर चर्चा करने के लिए एक सभा है, तो मुझे भी गिनो। ज्येष्ठ बहन विशाल। यक्षा ने खुशी से उसका अभिवादन किया। जयदेव की आंखें भी चमक उठीं। तो चलो चलते हैं। सभा का स्थान शहर के वनराज भोजनालय में था। आदित्य ने जयदेव, यक्षा और विशाल के साथ भव्य दरवाजों से गुजरा और एक शानदार आंगन में पहुंचा।
आंगन में पहले से ही 1 दर्जन से अधिक युवा लोग थे, सभी महान शक्ति स्तर के मजबूत लोग, जिनमें से लगभग आधे स्वर्ग स्तरीय महान शक्ति थे। जयदेव ने बाईं ओर एक मंडप की ओर देखा, जहां एक लाल बालों वाला युवक बैठा था। वह व्यक्ति हिमेश है, जो शैल देश में गिरिराज पंथ का एक सच्चा शिष्य है। कहा जाता है कि उसके पास एक प्राचीन दानव पशु रक्त रेखा है। फिर उसने उसके बगल के एक और मंडप की ओर देखा, जहां 2 आकर्षक महिलाएं बैठी थीं। ये दोनों विशाल कौरव साम्राज्य में रति पंथ की शिष्य हैं, दिव्या और मोहना। दोनों स्वर्ग स्तरीय महान शक्तियां हैं। आदित्य ने रति पंथ की शिष्य पद्मिनी को याद किया, जिसने पहले उसे बहुत परेशानी दी थी। उसी क्षण, हाहा, जयदेव, तुम अब क्यों आ रहे हो? हिमेश नामक लाल बालों वाले युवक से एक जोरदार हंसी आई, जिसने जयदेव का ऊर्जावान तरीके से अभिवादन किया। विशाल चोल साम्राज्य के मूल शक्ति पंथ का एक शिष्य प्रणव है। मूल शक्ति पंथ की विरासत बहुत पुरानी है और यह कभी विशाल चोल साम्राज्य का नंबर 1 पंथ हुआ करता था। बाद में जब विशाल चोल की महारानी अचानक उभरी, तो अखंड पंथ उनके पृष्ठभूमि के कारण प्रमुखता से बढ़ा, जिससे मूल शक्ति पंथ की चमक फीकी पड़ गई। हालांकि मूल शक्ति पंथ की नींव को अभी भी कम नहीं आंका जा सकता। विशाल ली देश, जयदेव आदित्य को उपस्थित कुछ उत्कृष्ट व्यक्तियों से मिलवा रहे थे। अचानक, हाहा, जयदेव, तुम अब क्यों आ रहे हो? एक जोरदार हंसी गूंजी। बाईं ओर के मंडप से देवगिरी देश के पर्वतराज पंथ का शिष्य लाल बालों वाला सौरभ आगे बढ़ा, एक प्रभावशाली आभा बिखेरते हुए, जिसने बगीचे में हवा का एक झोंका पैदा कर दिया। जैसे ही वह पास आया, आदित्य के भीतर की ड्रैगन रूपी ऊर्जा कोठी अज्ञात रूप से तेजी से घूमने लगी, जिससे उसके पूरे शरीर का रक्त और ऊर्जा उमड़ने लगी। हल्का गर्माहट महसूस हुई। क्या हो रहा है? आदित्य ने अपनी ऊर्जा और रक्त को दबाया, अपने दिल में कुछ आश्चर्य के साथ सौरभ को देखा। जयदेव ने कहा था कि इस व्यक्ति के शरीर में एक प्राचीन दानव जानवर की रक्त रेखा है, क्या यह उससे संबंधित हो सकता है? आदित्य ने मन ही मन अनुमान लगाया। सौरभ को कुछ महसूस हुआ और उसने अपना सिर घुमाकर आदित्य की ओर देखा। उसे जागृत नाड़ी क्षेत्र का एक साधारण बलवान अभ्यासी देखकर उसने अपनी ज्वलंत भौहें सिकोड़ी, नाक से हल्का सा सूंघा और नजर हटा ली। जयदेव ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे, मैं बस 2 दोस्तों से मिलने गया था। हे, सौभाग्य से राजकुमारी तेजस्विनी अभी तक नहीं पहुंची हैं। अगर तुम उनकी दावत में देर से आते, तो शायद वह तुम्हें अंदर आने से मना कर देती। सौरभ हंसा और आदित्य और अन्य लोगों को देखा। ये कौन है? दोनों पुराने परिचित थे और जयदेव ने तुरंत परिचय दिया। यह मेरी 9वीं बहन यक्षा है और यह मेरे मित्र आदित्य हैं, जो सूर्यवंशी पंथ के शिष्य हैं। सौरभ ने उन दोनों को सरसरी निगाह से देखा, हल्का सा सिर हिलाया और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसकी नजर पीछे खड़ी विशाल पर पड़ी। विशाल चुपचाप पीछे खड़ी थी, विनम्र और अपनी आभा को रोके हुए थी, जिससे उसे नोटिस करना मुश्किल था। उसे देखकर सौरभ तुरंत कुछ हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि विशाल देव साम्राज्य में ऐसी सुंदरता होगी। उसका रूप और आकृति त्रुटिहीन थी, बर्फ में खिलते बेर के फूल की तरह महान, फिर भी अपना आकर्षण नहीं खो रही थी। यहाँ तक कि आनंद पंथ की 2 महिला शिष्य भी तुलना नहीं कर सकती थी, जिसने उसे सक्रिय रूप से पूछने के लिए प्रेरित किया। और यह कौन है? जयदेव ने उत्तर दिया, छाया देवी पंथ की सच्ची शिष्या विशाल। सौरभ की आंखों में एक ज्वलंत उत्साह उमड़ पड़ा और उसने विशाल से गर्मजोशी से अपना परिचय दिया। मैं सौरभ हूँ, देवगिरी देश के पर्वतराज पंथ का एक शिष्य। आपसे मिलकर खुशी हुई, सुश्री विशाल। विशाल ने ठंडे अंदाज में सिर हिलाया। सौरभ ने अजीब तरह से अपने होठों को खींचा, लेकिन उसने ज्यादा परवाह नहीं की। विषय बदलते हुए, जयदेव, तुमने इस छोटे से नदींगा में सभा का स्थान क्यों रखा? क्या इसका मतलब है कि तुम्हें उस रक्त दानव के बारे में कोई खबर मिली है? जयदेव ने सिर हिलाया, फिर हल्का सा सिर हिलाया। कोई ठोस खबर नहीं है। हालांकि वह रक्त दानव 3 सच्चे महंतों से घिर गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। निश्चित रूप से ज्यादा दूर नहीं भागा होगा। मेरी जांच के अनुसार वह यहीं कहीं छिपा होना चाहिए। बहुत संभावना है कि अभी भी काला पहाड़ श्रृंखला के भीतर हो। हे, रूपांतरण के कगार पर और गंभीर रूप से घायल रक्त दानव। ये रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल प्राप्त करने का जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। सौरभ के चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया और अचानक उसने जयदेव से कहा, यहाँ हमारी मध्य स्तर की ताकत के साथ अकेले रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल को जब्त करने का मौका कम है। हम मिलकर काम क्यों नहीं करते? अगर हमें रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल मिलते हैं, तो हम फसल को बराबर बराबर बांट लेंगे और एक साथ अभ्यास करेंगे। तुम्हारा क्या विचार है? जयदेव की आंखें झिलमिला उठीं। अगर यह पहले होता, तो वह निश्चित रूप से सौरभ के ऐसे प्रस्ताव को बिना किसी हिचकिचाहट के मान लेता। आखिरकार उसने अभी अभी 5 आंतरिक गुप्त क्षेत्र को तोड़ा था और एक स्वर्गीय स्तर की महान शक्ति बन गया था, जिससे इस समूह में रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल को छीनने के लिए बाहर खड़ा होना मुश्किल था। हालांकि विशाल का आगमन उसे सहयोग के लिए एक बेहतर उम्मीदवार देता है। सौरभ ने मान लिया कि जयदेव हिचकिचा रहे हैं और तुरंत हंसा। भाई जयदेव, तुम और मैं इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, क्या तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते? यहाँ बहुत से लोग सहयोग करना चुनते हैं। यह एक जीत जीत की स्थिति है और तुम्हें यह तर्क समझना चाहिए। इसके अलावा ये तुम्हारा क्षेत्र है, विशाल देव साम्राज्य। जरूर, ये भाई सौरभ के चरित्र पर संदेह करने के बारे में नहीं है। जयदेव बोलने ही वाले थे। पूरा आंगन अचानक एक भयानक चुप्पी में डूब गया। एक ठंडी आभा ने चारों ओर के स्थान को अपनी चपेट में ले लिया। वहां मौजूद सभी ने अपने कार्यों को रोक दिया और सामूहिक रूप से अपनी आंखें आंगन के दरवाजे की ओर मोड़ दी। इतनी मजबूत उपस्थिति, लगता है राजकुमारी तेजस्विनी आ गई हैं। सौरभ की आंखें शानदार ढंग से चमकी। राजकुमारी तेजस्विनी। आदित्य भी हिल गए थे। सभा के रास्ते में जयदेव ने इस राजकुमारी तेजस्विनी का परिचय दिया था। वह विशाल ली साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी थी, वनराज क्षेत्र में दक्षिणी राज्यों की नेता, एक महान पहचान के साथ, और उनकी जागृत आत्मिक शक्ति एक 11 सितारा पृथ्वी स्तर की मेघ शक्ति आत्मिक शक्ति थी।
असाधारण प्रतिभा के साथ वह वास्तव में स्वर्ग द्वारा धन्य एक विलक्षण प्रतिभा थी। हालांकि विशाल ली साम्राज्य के सभी प्रमुख पंथ अग्निगुण तकनीकों की खेती पर केंद्रित थे, जो राजकुमारी तेजस्विनी के लिए उपयुक्त नहीं थी। जागृत नाड़ी क्षेत्र को पार करने के बाद उन्होंने विशाल चोल साम्राज्य के अखंड पंथ में अपनी खेती जारी रखी। अभी 20 साल की भी नहीं हुई, वह पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय स्वर्गीय स्तर की महान शक्ति थी, और उनकी असाधारण रूप से शक्तिशाली मेघ शक्ति आत्मिक शक्ति के साथ उनकी युद्ध शक्ति जबरदस्त थी। बहुत से लोगों का मानना था कि अगर एक स्वर्गीय स्तर की महान शक्ति क्षेत्र सूची होती तो राजकुमारी तेजस्विनी निश्चित रूप से शीर्ष 10 में होती। पैरों की आवाज के बीच कई आकृतियां आंगन में दाखिल हुईं। आगे एक आसमानी नीले रंग की पोशाक पहने एक महिला थी, त्रुटिहीन और पूर्ण। वह एक सुंदर दिव्य आकृति, बर्फीली हड्डियों और जैद त्वचा के साथ खड़ी थी। उसके झरने जैसे बाल और भौहें एक चमकदार चांदी के थे, जो हवा में हल्के से उड़ते थे जैसे बिजली चांदी के रेशम के तार नाच रहे हों। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थी, एक दबंग आभा बिखेरती थी जो सब कुछ नजरअंदाज करती हुई लगती थी, पूरी तरह से मौजूद थी। वर्णन करने के लिए वह बादलों के ऊपर खड़ी एक प्राचीन वीरना की तरह लग रही थी, जिसमें लोहे के रक्त के प्रभुत्व की कमी नहीं थी, ऊंची और अलंघनीय। यहाँ तक कि आदित्य भी काफी चकित थे। उनकी सुंदरता और स्वभाव लगभग पूर्ण थे। वहां मौजूद कई महिलाओं में केवल विशाल ही उनकी प्रतिद्वंद्वी हो सकती थी, हालांकि उनके आकर्षण अलग थे। अगर विशाल जमा देने वाली ठंड में बेर के फूल की तरह थी, तो राजकुमारी तेजस्विनी वह पेनी थी जो शाखा पर सबसे शानदार ढंग से खड़ी थी। सभी, मुझे थोड़ी देर से आने के लिए माफ करना। राजकुमारी तेजस्विनी की निगाह चारों ओर घूमी। उनकी कोमल मुस्कान एक जेड प्लेट पर गिरते मोतियों की तरह कुरकुरा और उज्ज्वल थी। बिल्कुल नहीं, हम अभी अभी खुद ही पहुंचे हैं। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा, राजकुमारी तेजस्विनी। सभी उठे। युवा पुरुषों ने अनायास ही अपने सबसे अच्छे पक्ष को दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को ठीक किया। युवा महिलाओं के भाव अलग अलग थे, अप्रसन्नता, ईर्ष्या और प्रशंसा की भावनाओं के साथ कमरे में एक सूक्ष्म रूप से बारीक माहौल बना। कृपया सभी बैठ जाए। राजकुमारी तेजस्विनी ने हल्का सा सिर हिलाया और सीधे बगीचे के केंद्र में मंडप की ओर बढ़ी। तभी लोगों ने उनके पीछे चल रहे अखंड पंथ के 3 शिष्यों को नोटिस किया। आदित्य और उनके समूह दाईं ओर के एक मंडप में चले गए, बैठने के लिए तैयार थे। उनकी निगाह घूमी और राजकुमारी तेजस्विनी के पीछे अखंड पंथ के शिष्यों में से एक को उनकी कमर पर एक तलवार के साथ देखा, जिससे उनकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। एक जाना पहचाना चेहरा, अखंड पंथ का एक शिष्य, जागृत नाड़ी क्षेत्र सूची का प्रतिभाशाली विनय। शाही शहर में वापस उसने तलवार की मंशा से आदित्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लगभग उसे कगार पर धकेल दिया, केवल आदित्य के हस्तक्षेप के लिए, जिससे वह भाग निकला। आज यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। जयदेव ने भी विनय की उपस्थिति का अनुमान नहीं लगाया था, और दोनों के बीच के द्वेष को जानते हुए उन्होंने फुसफुसाया। पिछले 1 साल में विनय की ताकत में काफी सुधार हुआ है। जागृत नाड़ी क्षेत्र के 9वें स्तर की सीमा तक पहुंच गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी तलवार की मंशा भी बड़ी है। वह अब जागृत नाड़ी क्षेत्र सूची में 41वें स्थान पर है। बहुत से लोगों का मानना है कि उसमें शीर्ष 20 में सेंध लगाने की क्षमता है। जयदेव ने विनय की ताकत को विस्तार से समझाया ताकि आदित्य को किसी टकराव में लापरवाह प्रतिक्रिया देने से रोका जा सके। राजकुमारी तेजस्विनी के मौजूद होने पर किसी भी संघर्ष का प्रबंधन करना मुश्किल होगा। क्षेत्र सूची में 41वें स्थान पर आदित्य ने विनय को घूर कर देखा, उनकी आंखों में एक चमक। पिछली बार जब वे मिले थे तो विनय सूची में केवल 93वें स्थान पर था, और 1 साल के भीतर वह 41वें स्थान पर पहुंच गया था। वास्तव में एक महत्वपूर्ण सुधार। हालांकि पिछले साल अपनी खुद की प्रगति को याद करते हुए आदित्य ने एक स्नीयरिंग हंसी छोड़ दी। बस विनय पर एक नजर, आदित्य ने अपनी नजर वापस ले ली और मेज पर फल और स्नैक्स का आनंद लेना शुरू कर दिया। ये फल और स्नैक्स अति सुंदर थे, हर कौर एक सुगंधित आफ्टर टेस्ट छोड़ रहा था, और ये देखते हुए कि आदित्य ने लंबे समय से ठीक से भोजन नहीं किया था, उनकी भूख जाग उठी थी। इस पल राजकुमारी तेजस्विनी की आवाज आंगन में गूंजी। यहाँ हर कोई पड़ोसी देशों से आता है, आप सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं। नदींग में आज की सभा निस्संदेह रक्त दानव के कारण है, या अधिक सटीक रूप से रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल के लिए। हालांकि राजकुमारी तेजस्विनी एक महिला थी, लेकिन उनके भाषण में अधिकार का एक निशान था, जो सीधे वहां मौजूद लोगों के इरादों को प्रकट करता था। भीड़ इन शब्दों के पीछे के उद्देश्य को नहीं समझ पाए और राजकुमारी तेजस्विनी की ओर देखा। राजकुमारी तेजस्विनी ने सभी को देखा और जारी रखा। रक्त दानव का उदय बहुत महत्व रखता है। अगर यह गति पकड़ता है तो यह एक बड़ी आपदा बन जाएगा, जिससे दुख और तबाही होगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई एक साथ काम कर सकता है, जानकारी का आदान प्रदान कर सकता है, और दानव को मारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो सकता है। हे रक्त दानव प्रकट हुआ है, और यह एक नियम है कि सभी को इसे मारने का प्रयास करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से दानव को मारने के लिए पूरे प्रयास के साथ मिलकर काम करने में कोई समस्या नहीं है। सौरभ सीधे होने के कारण हंसा और उस प्रश्न को पूछा जिसके बारे में सभी सबसे अधिक चिंतित थे। हालांकि रक्त दानव को मारने के बाद रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल का क्या किया जाएगा? प्राचीन काल से खजाने उन लोगों के थे जो उन्हें रखने में सक्षम थे, और रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल कोई अपवाद नहीं है। रक्त दानव को मारने के बाद जो कोई भी इसे प्राप्त कर सकता है, वह अपनी क्षमताओं के आधार पर ऐसा करेगा। राजकुमारी तेजस्विनी की आंखें चमकी, उनकी सुंदरता बेजोड़ थी, उनकी मुस्कान मनमोहक थी। जैसे ही उन्होंने बात की, उनकी आवाज प्रकृति की आवाजों की तरह मधुर थी। हालांकि मेरा एक अयोग्य अनुरोध है। सच कहूं तो मैं अपनी सफलता में एक महत्वपूर्ण कदम पर पहुंच गई हूं, और सच्चे आदमी के पद को प्रभावित करने के लिए रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल की तत्काल आवश्यकता है। अगर आप में से कोई भी रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल प्राप्त करता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे मुझे हस्तांतरित कर सकते हैं। बेशक मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगी और सामान्य बाजार मूल्य पर इसे खरीदूंगी, और इसके बाद आप तेजस्विनी के रूप में मेरे मित्र होंगे।
राजकुमारी तेजस्विनी की आवाज साफ थी, उनकी चांदी की पुतलियां पानी की तरह थीं, जो कोहरे में लिपटी हुई लगती थीं, जिससे एक स्वप्निल एहसास होता था। हे, राजकुमारी तेजस्विनी बहुत विनम्र हैं। चूंकि आपको इसकी आवश्यकता है, हम उस चीज को क्यों लेंगे जिसे आप प्यार करते हैं। वास्तव में, अगर मुझे रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल मिलता है, तो मैं इसे दोनों हाथों से पेश करूंगा। जैसे ही राजकुमारी तेजस्विनी ने अपनी बात समाप्त की, दो युवा पुरुषों ने तुरंत मुस्कुराया और सहमति व्यक्त की। अन्य लोगों ने सिर्फ मुस्कुराया, बिना बोले, लेकिन उनकी आंखें कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण थीं। आदित्य ने भी अपने दिल में चुपचाप सिर हिलाया। रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल एक दुर्लभ खजाना है, जो स्वर्गीय स्तर की महान शक्तियों के लिए उच्च स्तरों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा जो महान शक्ति स्तर के बलवान लोगों के बीच भयंकर रूप से लड़ा जाता है। ऐसे खजाने को छोड़ना ताकतवर बनने के अवसर को सौंपने के बराबर है, बस एक महिला और उसकी दोस्ती की पेशकश के लिए। ये चरम तक मूर्खतापूर्ण है। तो तेजस्विनी दोनों सज्जनों को धन्यवाद देती है। राजकुमारी तेजस्विनी ने दोनों को शालीनता से सिर हिलाया, उनकी मुस्कान उज्ज्वल थी। फिर उनकी नजर उस मंडप पर पड़ी जहां आदित्य थे और अचानक कहा, जयदेव, आप विशाल देव साम्राज्य के एक राजकुमार हैं और आपके साम्राज्य के शाही परिवार के खुफिया नेटवर्क के साथ आपके पास रक्त दानव के ठिकाने के बारे में सुराग होने चाहिए। क्या आप उन्हें साझा कर सकते हैं? इस तरह हर कोई जल्द से जल्द रक्त दानव को ढूंढ सकता है और उसे मार सकता है। अन्यथा एक बार जब ये रूपांतरण से गुजरता है और एक अभिशाप बन जाता है, तो यह अपूरणीय होगा। कितनी कुशल हैं राजकुमारी तेजस्विनी। आदित्य ने राजकुमारी तेजस्विनी पर मोहित होते हुए कहा। राजकुमारी तेजस्विनी के दानव को मारने के लिए मिलकर काम करने के बारे में पहले के धर्मी शब्दों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह बुराई को खत्म करने के लिए समर्पित हैं और लोगों के दिल से जुड़ी हुई हैं। उन्हें शायद ही एहसास हुआ कि जयदेव को रक्त दानव के ठिकाने का खुलासा करने के लिए ये सब एक पूर्व नियोजित साजिश थी। अगर जयदेव नहीं बोलते, तो इसका मतलब धर्म को नजरअंदाज करना और बड़ी तस्वीर को न देखना होगा। इस सूक्ष्म फिर भी सर्वव्यापी नियंत्रण ने आदित्य को प्रशंसा करने के लिए मजबूर कर दिया। निश्चित रूप से वहां मौजूद सभी ने अपनी नजर जयदेव की ओर मोड़ दी। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए जयदेव शांत और संयमित रहे। रक्त दानव को जल्द खत्म करना विशाल देव साम्राज्य के लिए फायदेमंद था और उनका जानकारी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। अन्यथा उन्होंने सौरभ को सूचित नहीं किया होता। एक हल्की मुस्कान के साथ जयदेव ने राजकुमारी तेजस्विनी के विचारों की रेखा के साथ जारी रखा। राजकुमारी तेजस्विनी सही हैं। भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए हमें जल्द से जल्द रक्त दानव को मारने के लिए वास्तव में सहयोग करना चाहिए। रक्त दानव के बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है। ये 3 सच्चे महंतों से घिर गया था और दक्षिण की ओर भाग गया था, केवल इसी क्षेत्र में गायब हो गया था। गंभीर रूप से घायल, इसे दूर भागने में सक्षम नहीं होना चाहिए था और 1000 मील के दायरे में छिपा होना चाहिए। जयदेव अपनी व्याख्या के बीच में थे। ओह, ये तुम हो। अचानक एक विस्मयादिबोधक गूंज उठा। ये राजकुमारी तेजस्विनी के बगल में बैठा विनय था। आदित्य को देखकर उसने आश्चर्य का भाव दिखाया, उत्साह से अपनी सीट से खड़ा हो गया। जयदेव का चेहरा बदल गया, यह महसूस करते हुए कि स्थिति दक्षिण की ओर मुड़ गई है। आदित्य बहुत शांत रहे, सीधे विनय को देखते हुए, ये सही है, यह मैं हूं। हवा में तनाव महसूस करते हुए भीड़ कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी और खुद को आदित्य को आंकने से नहीं रोक पाई। उसे केवल जागृत नाड़ी क्षेत्र के 9वें स्तर के अंत में पाया और फिर विनय की ओर देखा। राजकुमारी तेजस्विनी ने पूछा, जूनियर भाई विनय, ये व्यक्ति कौन है? विनय ने एक तीखी निगाह से आदित्य को देखा, अपने दांत पीसते हुए, और गहरी आवाज में कहा, इस आदमी का नाम आदित्य है, विशाल देव साम्राज्य के सूर्यवंशी पंथ का एक शिष्य। जूनियर भाई मयंक को पहले उसके हाथों एक नुकसान हुआ था। मैं तब उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन मुझे रोक दिया गया। ओह, हमारे अखंड पंथ के शिष्य का विरोध करने की हिम्मत। अखंड पंथ के 2 अन्य शिष्यों ने भी आदित्य को अशिष्ट आंखों से देखा। विशाल चोल साम्राज्य के प्रमुख पंथ अखंड पंथ के शिष्यों के रूप में वे खुद को उच्च मानते थे और विशाल देव साम्राज्य के 3 महान पंथों के शिष्यों को नीचा देखते थे। उनके विचार में यह अत्यंत अपमानजनक और स्वीकार करने में कठिन था कि एक साथी जूनियर भाई को सूर्यवंशी पंथ के शिष्य के हाथों नुकसान उठाना पड़ा था। वे क्या नहीं जानते थे कि मयंक को सिर्फ नुकसान नहीं हुआ था, वह आदित्य की सीमाओं को पार करने की क्षमता से पूरी तरह से हार गया था। राजकुमारी तेजस्विनी ने आदित्य को देखा, शांति से कहा, लगता है मैंने इस व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया। ये सुनकर विनय ने स्नीर किया, सीनियर बहन, चिंता मत करो, मैं देखूंगा कि वह तुरंत चला जाए। जैसे ही उसने बात की, विनय मंडप की ओर कई कदम चला। उसकी नजर आदित्य पर टिकी हुई थी, जबकि एक तीव्र तलवार गति जारी कर रहा था, जिससे पूरे आंगन में हवा का झोंका आया। जयदेव स्थिति को गंभीर देखकर जल्दी से मध्यस्थता करने के लिए खड़े हो गए। मुस्कुराते हुए विनय, राजकुमारी तेजस्विनी, आदित्य मेरे दोस्त हैं और मैंने उन्हें यहाँ लाने पर जोर दिया। विनय ने सूंघा, आदित्य को देखा, जयदेव ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें चेहरा नहीं दे रहा हूँ। सीनियर बहन द्वारा आयोजित यह सभा रक्त दानव का सामना कैसे करें, इस पर चर्चा करने के लिए है, न कि कुछ चाय पार्टी जहाँ कोई भी टॉम, डिक या हैरी प्रवेश कर सकता है। एक बर्बादी, एक जागृत अप्रभावी आत्मिक शक्ति वाला कोई व्यक्ति रक्त दानव से मुकाबला करना चाहता है। जयदेव ने हल्का सा माथा सिकुड़ा, अभी भी यह सोच रहे थे कि क्या कहना है। एक ठंडी हंसी अचानक सुनाई दी। हे, तुम्हारी खेती मेरी तुलना में केवल थोड़ी अधिक है। अगर मैं कोई नहीं हूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम योग्य हो? आदित्य सीधे खड़े हुए, सीधे विनय को घूर रहे थे। सभी आंखें उन पर पड़ी। ये जानकर काफी हैरान थे कि आदित्य इतने अदम्य थे, सीधे विनय का सामना करने की हिम्मत कर रहे थे। ये व्यक्ति कौन है? बस जागृत नाड़ी क्षेत्र के 9वें स्तर के अंत में, और वह विनय से इस तरह बात करने की हिम्मत करता है, काफी साहसी। सूर्यवंशी पंथ का आदित्य, ओह, मैंने उसके बारे में सुना है।
इस व्यक्ति ने एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति को जागृत किया, फिर भी 2 वर्षों में वह तेजी से बढ़ा, सूर्यवंशी पंथ के आंतरिक पंथ के शीर्ष 10 शिष्यों में से एक बन गया। कहा जाता है कि कुछ दिनों में उसका नदींग में ही प्रचंड मेघ पंथ के प्रमुख आंतरिक पंथ शिष्य विक्रम के साथ जीवन मृत्यु का द्वंद्व होगा। ओह, मैंने प्रचंड मेघ पंथ के विक्रम के बारे में सुना है, जिसने एक 10 सितारा आध्यात्मिक आत्मिक शक्ति को जागृत किया और लगभग क्षेत्र सूची में जगह बनाई। उसकी युद्ध क्षमता मजबूत है। आदित्य का उसके साथ जीवन मृत्यु का द्वंद्व करने की हिम्मत करना बहुत अहंकारी नहीं है। उससे ज्यादा, उसकी मुद्रा को देखो, वह विनय को भी नहीं मानता। हे, वास्तव में बाघों से न डरने वाला एक नवजात बछड़ा। विनय क्षेत्र सूची से एक प्रतिभाशाली है, एक तलवार की मंशा स्तर का तलवारबाज। यहाँ तक कि उसकी एक नज़र भी एक साधारण जागृत नाड़ी क्षेत्र के बलवान व्यक्ति के लिए सहना मुश्किल है। आदित्य मौत को आमंत्रित कर रहा है। आदित्य की पहचान जानने पर भीड़ ने तुरंत गपशप करना शुरू कर दिया। हालांकि अधिकांश आवाजें उपहास कर रही थीं। आखिरकार विनय की प्रसिद्धि और ताकत स्पष्ट रूप से स्थापित थी। क्षेत्र सूची में 41वें स्थान पर एक ऐसा कर्तव्य जो विशाल देव साम्राज्य में सभी जागृत नाड़ी क्षेत्र के योद्धाओं को ओवरशैडो करने के लिए काफी भारी था। ओह, सूर्यवंशी पंथ का आदित्य वह है जिसने विशाल देव साम्राज्य में स्वर्णकाय क्षेत्र हासिल किया। इतना छोटा। बाईं ओर के दूसरे मंडप में विशाल कय साम्राज्य के आनंद पंथ के 2 शिष्यों ने आदित्य की पहचान जानने पर उनकी आंखें तुरंत चमकी, ध्यान से आदित्य का अध्ययन किया। पारे जैसा रक्त, ड्रैगन जैसी सार ऊर्जा, कितनी मजबूत रक्त और ऊर्जा, यहाँ तक कि एक पृथ्वी स्तर की महान शक्ति इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वास्तव में अद्भुत। ऐसा लगता है कि उसके स्वर्णकाय क्षेत्र तक पहुंचने के बारे में गुप्त रिपोर्ट झूठी नहीं है। दाईं ओर बैठी, सफेद रंग में सजी, जेड पेड़ की तरह सुंदर चित्रा ने आदित्य को देखा। आंखें एक रहस्यमय पूल की तरह गहरी थी जिसमें एक छिपा हुआ आध्यात्मिक चमक थी। वह पहले थोड़ी हैरान थी, फिर धीरे से कहा। पहले उसकी अप्रभावी आत्मिक शक्ति के जागृत होने के कारण उसकी योग्यता के बारे में चिंता करते हुए उसे बड़े बुजुर्गों द्वारा नहीं चुना गया था। अब ऐसा लगता है उसकी अप्रभावी आत्मिक शक्ति के जागृत होने के बावजूद उसके पास शरीर को परिष्कृत करने के लिए एक असाधारण प्रतिभा है। इतनी कम उम्र में उसकी शारीरिक बनावट और रक्त ऊर्जा पहले ही एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई है। जागृत नाड़ी क्षेत्र के भीतर मेरे द्वारा पहले देखे गए किसी भी शरीर को परिष्कृत करने वाले प्रतिभाशाली से अधिक मजबूत। उसके बगल में आरुषि दूसरे की क्षमता को जानते हुए तुरंत खुशी का भाव दिखाया और कहा, इतना शक्तिशाली, तो क्या वह उसकी जरूरत को पूरा नहीं करेगा? क्या ये भौतिक खोल पवित्र कलाकृति को सहन करने के लिए पर्याप्त है? चित्रा ने धीरे से सिर हिलाया। पवित्र कलाकृति को सहन करना इतना आसान नहीं है। वह खुद शायद नहीं जानती कि यह योजना संभव है या नहीं, अन्यथा वह हर जगह स्वर्णकाय क्षेत्र तक पहुंचने वाले शरीर को परिष्कृत करने वाले प्रतिभाशाली लोगों की तलाश नहीं कर रही होती। आदित्य की शारीरिक बनावट और रक्त ऊर्जा वास्तव में बहुत मजबूत हैं, लेकिन आखिरकार एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी कमी है। क्या वह पवित्र कलाकृति को सहन कर सकता है? इसके लिए अभी भी बड़े बुजुर्गों के आकलन की आवश्यकता है। देखते हैं। हा, हंसी का एक विस्फोट भीड़ की चर्चा को बाधित करता है। विनय हंसने के बिंदु तक उग्र आदित्य को अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए देखा। एक तीव्र निगाह शक्तिशाली दमन की भावना ले जा रही थी। उपहास करते हुए कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? मेरी तुलना करने की हिम्मत? यहाँ तक कि तुम भी नहीं, यहाँ तक कि सूर्यवंशी पंथ के पहले शिष्य पार्थ और विशाल देव साम्राज्य में जागृत नाड़ी क्षेत्र में नंबर 1 विक्रम, ये तथाकथित प्रतिभाशाली मेरे लिए चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, ये बस एक मजाक है, केवल ये साबित करता है कि तुम एक अज्ञानी कुएं के मेढक हो। ये सुनकर जयदेव और 9वीं राजकुमारी विशाल देव साम्राज्य के अन्य लोगों के साथ कुछ हद तक गंभीर भाव पहने हुए थे। ये टिप्पणी आदित्य का मजाक उड़ाती हुई लग रही थी, लेकिन वास्तव में पूरे विशाल देव साम्राज्य को नीचा दिखा रही थी, जिससे वे भी अपमानित हुए। विनय ने कोई ध्यान नहीं दिया, आदित्य को डांटते हुए, मैं इसे फिर से कहूंगा, तुम्हारे पास इस बैठक में भाग लेने की कोई योग्यता नहीं है। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो तुरंत चले जाओ, या मुझे अभद्र होने के लिए दोष मत देना। क्या ऐसा है? आदित्य की आंखें ठंडी रोशनी से चमकी। सीधे मंडप से बाहर निकलकर विनय की ओर देखते हुए, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे अभद्र होगे। आदित्य, आवेगी मत बनो। 9वीं राजकुमारी यक्षा चिल्लाई। जयदेव हस्तक्षेप करने ही वाले थे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, विशाल अचानक बोली। उसकी बर्फीली आवाज ने पूरे मंडप का तापमान कुछ डिग्री कम कर दिया। जयदेव और यक्षा दोनों को एक ठंडी ठंड महसूस हुई। जयदेव ने आश्चर्य से विशाल को देखा। वह भी विनय को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से ये लगभग असंभव लग रहा था। अन्य युवा प्रतिभाशाली सभी ने सिर हिलाया, यह मानते हुए कि आदित्य पीड़ित होने की कीमत पर चेहरा ढूंढ रहे थे। अब जाना, हालांकि अपमानजनक था, कोई वास्तविक नुकसान नहीं होता। विनय को इस तरह भड़काना निस्संदेह परेशानी को आमंत्रित कर रहा है। राजकुमारी तेजस्विनी ने हस्तक्षेप नहीं किया, बस चुपचाप चाय पी रही थी। मयंक के साथ मामला उनके लिए महत्वहीन था, जागृत नाड़ी क्षेत्र के योद्धा के लिए शायद ही ध्यान देने योग्य था। हालांकि इसका उपयोग करके अपना अधिकार स्थापित करना बाद में रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करने में उनके मार्ग को आसान बना सकता है। आदित्य को अभी भी खुले तौर पर चुनौती देने की हिम्मत करते हुए देखकर विनय ने तिरस्कारपूर्वक स्नीर किया, 1 साल से नहीं देखा गया, अभी भी इतना अहंकारी। यह मत सोचो कि तुम पिछली बार की तरह भाग्यशाली हो जाओगे किसी के साथ तुम्हें वापस करने के लिए। आदित्य ने घूर कर देखा, बहुत बकवास। तुम सिर्फ अपने मुंह से क्षेत्र सूची 41वें स्थान पर नहीं पहुंचे, क्या तुम? ये सुनकर वहां मौजूद सभी बलवान लोग चौंक गए, ये जानते हुए कि दूसरा क्षेत्र सूची में 41वें स्थान पर है, फिर भी इतना ब्रेजन होने की हिम्मत कर रहा है। कितना मूर्खतापूर्ण रूप से अहंकारी। हम बस उन शब्दों के लिए यह मत सोचो कि तुम आज खड़े होकर चले जाओगे।
मेरे लिए घुटने टेको। विनय वास्तव में गुस्सा हो गया, चिल्लाया, उसकी सार ऊर्जा उमड़ पड़ी, पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में रोशनी लगभग मूर्त लगती थी। एक प्रेत तलवार क्यूई में बदल जाती थी जो बाहर निकलती थी, मजबूती से आदित्य पर लॉक हो जाती थी। सज्जा शून्य फट गया। एक प्रतीत होने वाली वास्तविक और ब्रह्मपूर्ण तलवार क्यूई आकाश में उभरी, स्थिर हवा को फाड़ दिया, एक पिचकाली वैक्यूम मार्ग को तराशते हुए। दरार। प्रेत तलवार क्यूई फूल गई। अजय तीखेपन ने आंगन में एक सीधी दरार को विभाजित कर दिया। तेज क्यूई बल तेजी से सभी दिशाओं में विकीर्ण हुआ। उसके रास्ते में सब कुछ तुरंत छेदा गया। गति चौंकाने वाली थी। इतनी मजबूत तलवार गति, एक तलवार की मंशा स्तर के तलवारबाज के योग्य। वहां मौजूद लोगों ने सभी ने कार्य किया जहां वे खड़े थे। उन मंडपों में सार ऊर्जा की दीवारों को स्थापित किया, क्यूई बल के प्रसार और विनाश को अवरुद्ध किया। आदित्य, 9वीं राजकुमारी खुद को खड़ा होने से नहीं रोक पाए, अपनी मुट्ठी बांध ली, ठंडे पसीने में टूट गई, आधे शक्तिशाली तलवार गति से भयभीत, आधे आदित्य के लिए चिंतित। जयदेव भी गंभीर दिख रहे थे। विशाल के शांत चेहरे को देखते हुए उन्होंने कार्य करने के लिए अपने आवेग को मुश्किल से दबाया। उग्रप्रेत तलवार क्यूई का सामना करते हुए आदित्य का चेहरा भावहीन था, आंखें दृढ़ थीं, एक बाज की तरह ठंडे अंदाज में कहा, तुमने पहले अपनी तलवार से मुझ पर वार किया था, आज मैं तुम्हें एक तलवार लौटाऊंगा। जैसे ही शब्द सुनाई दिए, आदित्य की तलवार की मंशा पूरी तरह से फट गई। जैसे एक बेजोड़ खजाना तलवार अनसुलझा, शुद्ध भयानक तलवार की मंशा शून्य में व्याप्त हो गई, हवा को छेदते हुए, एक तूफान की तरह जंगली रूप से रैंपिंग करते हुए, शरीर से एक तलवार की छाया उभरी, आकाश में बादलों के माध्यम से छेदते हुए, चरम तीखेपन ने सभी की आंखों को चुभलाया। तलवार की मंशा का मूर्तिकरण, वह भी एक तलवार की मंशा स्तर का तलवारबाज है। जागृत नाड़ी क्षेत्र में एक तलवार की मंशा स्तर का तलवारबाज, और इतना छोटा। विशाल देव साम्राज्य में कब से ऐसा प्रतिभाशाली तलवारबाज उठा? एक युवा तलवारबाज ने माथे पर बल डाला। रुको, यह एक सच्ची तलवार की मंशा रूपांतरण की तरह नहीं लगता। कितना अजीब, यह अभी खत्म नहीं हुआ था। एक गुंजयमान ऊर्जा की दहाड़ फैल गई क्योंकि आदित्य का शरीर हिल गया। रक्त और वध की एक भयंकर आभा ने सब कुछ ढक लिया। प्रेत तलवार की छाया फिर से जम गई, लाल रंग की रोशनी के छल्ले के साथ चमकती हुई, जिसने पूरे आंगन में बाढ़ ला दी। यह वह है। जयदेव दंग रह गए। अविश्वसनीय। विशाल के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तलवार की मंशा को सीमा तक धकेलने के साथ आदित्य ने अपनी उंगलियों को एक तलवार में बनाया, उन्हें बाहर की ओर इशारा किया। स्विच। एक लाल चमक के साथ चमकते हुए तलवार की छाया तेजी से हवा में छेद गई। विनय की तलवार की मंशा द्वारा गठित तलवार क्यूई से टकरा गई। सज्जा। दो तलवार की मंशा तलवार क्यूई में बदल गई जो मध्य हवा में टकरा गई, टिप के खिलाफ टिप। कोई आवाज नहीं उभरी, कोई धरती टूटने वाला विस्फोट नहीं हुआ। दोनों कसकर एक साथ जुड़ गए थे, चुप और गतिहीन, सब कुछ जम गया लग रहा था, एक अविश्वसनीय रूप से भयानक एहसास दे रहा था। असंभव, उस बच्चे की खेती इतनी ऊंची कैसे हो गई? उसने तलवार की मंशा को भी समझा। उसने तलवार की मंशा को कैसे समझा? अपनी खुद की तलवार की मंशा को अवरुद्ध होते हुए देखकर विनय चौंक गया, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब वे पहली बार शाही शहर में मिले थे तो आदित्य सिर्फ जागृत नाड़ी क्षेत्र के दूसरे स्तर का एक विशेषज्ञ था। उसका तलवार दाव क्षेत्र केवल मानव तलवार एकीकरण के स्तर पर था, तलवार की मंशा को समझने से बहुत दूर था। क्या ये हो सकता है कि सिर्फ एक साल में उसकी खेती जागृत नाड़ी क्षेत्र के 9वें स्तर के अंत तक स्काइरॉकेटिंग हो गई, एक तलवार की मंशा स्तर का तलवारबाज बन गया? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। एक बर्बादी जिसने एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति को जागृत किया, वह इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है? विनय ने आंतरिक रूप से चिल्लाया, उसकी आंखों में खून के धब्बे रेंग रहे थे। हालांकि वह लंबे समय तक सदमे में नहीं रहा। दो तलवार की छायाएं टकरा गईं। शायद यह एक पल था, शायद यह एक लंबा समय था। पारदर्शी लहरें अचानक तलवार की छायाओं के केंद्र से विकीर्ण हुईं। बस, लहरें चुपचाप फैल गईं, एक शांत झील पर उठे तरंगों की तरह। जहां वे गुजरे, चट्टानें और वनस्पति एक पल में धूल में बदल गए, जैसे कि हजारों बार काटे गए हों, और आंगन के चारों ओर सार ऊर्जा की दीवारें हिंसक रूप से उमड़ पड़ीं। उसी समय, पुफ, एक बेहोश टूटने वाली आवाज के साथ, भीड़ की अविश्वसनीय निगाहों के नीचे, विनय की तलवार की मंशा ने पहले रास्ता दिया, पूरी तरह से टूट गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। खून लाल तलवार की छाया एक खून के रंग की बिजली के बोल्ट की तरह थी, अभी भी तेज। क्या विनय की तलवार की मंशा कुचल गई? सभी चौंक गए। अच्छा नहीं, विनय का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उसने पहले आदित्य को गंभीरता से नहीं लिया था और लापरवाही से अपनी तलवार की मंशा को सक्रिय कर दिया था, बिना सार ऊर्जा को भी चैनल किए, ये सोचते हुए कि यह वार आदित्य को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त था, यहां तक कि उसे अपन भी कर सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी तलवार की मंशा टूट जाएगी। अब उसके पास चकमा देने या मुकाबला करने का कोई समय नहीं था, और अगर तलवार की मंशा वाली ये तलवार उसे मारती, तो यह एक साधारण चोट से कहीं अधिक होगा। खून लाल तलवार की छाया बहुत तेज थी। विनय के पास सोचने का समय नहीं था, वह केवल अपने दांत पीस सकता था और हताश होकर सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को जुटा सकता था। उसकी आकृति पीछे की ओर शूटिंग कर रही थी। सज्जा। खून के रंग की तलवार की छाया एक पल में आ गई, कपड़ा फाड़ने की आवाज के साथ अनफॉर्म सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को फाड़ दिया गया, तेज क्यूई बल बिखर गया। पुफ, विनय ने मुंह भरकर खून थूक दिया, उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं, उसकी दृष्टि में एक लाल रंग का बिंदु फैल गया। उस महत्वपूर्ण क्षण में, दरार, बिजली ने पूरे आंगन को दिन के उजाले की तरह रोशन कर दिया। राजकुमारी तेजस्विनी अचानक विनय के सामने दिखाई दी, अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला। उनकी हरकतें धीमी लगती थीं लेकिन वास्तव में तेज थीं। बिजली के चाप उनकी 5 उंगलियों के बीच कूदते थे, चमकीले सफेद, जैसे कि लापरवाही से फूल तोड़ना। उन्होंने खून के रंग की तलवार की छाया को पकड़ लिया।
खून के रंग की तलवार की छाया तेजी से कांप उठी, आंखें मूंदने वाली रक्त रोशनी में फूट पड़ी, लेकिन एक बैरल में एक मछली की तरह सभी संघर्ष बेकार थे। राजकुमारी तेजस्विनी की हथेली में लगातार सिकुड़ रहे थे। सीनियर बहन तेजस्विनी। विनय ने अपनी वापसी रोक दी, उसका चेहरा पीला पड़ गया, दिल अभी भी डर से धड़क रहा था। अभी अभी वह खून के रंग की तलवार की छाया से बंद था, यहां तक कि मौत की सांस को सूंघ रहा था। राजकुमारी तेजस्विनी के चांदी के बाल फड़फड़ाए, नाचती हुई बिजली के चापों में नहाए, गरज को आदेश देने वाली एक वीरना की तरह, मनमोहक क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में खून के रंग की तलवार की छाया के साथ खेला। उन्होंने धीरे से बात की। जूनियर भाई विनय, अगर तुम कोई कदम उठाने जा रहे हो तो तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए, अन्यथा दूसरों को लग सकता है कि तुम अहंकारी हो, जिससे हमारे अखंड पंथ की गरिमा को नुकसान होगा। राजकुमारी तेजस्विनी के आकस्मिक शब्दों ने विनय को उसकी शर्मनाक हार के लिए एक आउट दिया, जिसका अर्थ था कि यह इसलिए था क्योंकि वह गंभीर नहीं था। सीनियर बहन, वह, हाँ, विनय बहस करना चाहता था, लेकिन एक क्षेत्र सूची विशेषज्ञ के रूप में, एक अज्ञात जागृत नाड़ी क्षेत्र के 9वें स्तर के अंत के विशेषज्ञ से इतनी बुरी तरह से हारना उसे जितना अधिक कहेगा उतना ही शर्मिंदा करेगा, इसलिए उसने अपने शब्दों को निगल लिया। आदित्य पर घूर कर देखा, आक्रोश से भरा हुआ। क्षेत्र सूची पर चढ़ने के बाद से यह उसकी पहली हार इतनी दुखद थी, और यह सोचने के लिए कि प्रतिद्वंद्वी कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे उसने एक बार बर्बादी के रूप में खारिज कर दिया था, ये तथ्य उसके लिए लगभग असहनीय था। राजकुमारी तेजस्विनी ने अपनी हथेली में धीरे धीरे लुप्त हो रही खून लाल तलवार की छाया को देखा, फिर अपना सिर उठाकर आदित्य को देखा। अभी तक एक तलवार की मंशा स्तर का तलवारबाज नहीं है, लेकिन तलवार की मंशा रूपांतरण करने में सक्षम है। तलवार की मंशा में इस तरह के मजबूत वधगुण के साथ, वास्तव में आश्चर्यजनक। मैंने सुना है कि तुमने एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति को जागृत किया, मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास क्या रहस्य है। राजकुमारी तेजस्विनी के लाल होंठ हल्के से हिले, एक नर्म हंसी उत्सर्जित करते हुए। उनकी आवाज स्पष्ट और कोमल थी, आकर्षण का एक संकेत था। उनकी पुतलियां अचानक चांदी की रोशनी से चमकीं। बज, अंतरिक्ष अचानक विकृत हो गया, बिजली ने आंगन को रोशन कर दिया। आदित्य के ऊपर एक अप्रत्याशित बिजली का हाथ दिखाई दिया, जो उसकी ओर उतर रहा था। इस पल में आदित्य ने सहज रूप से एक गहरे संकट को महसूस किया, उनके पूरे शरीर पर गूसबम्स बढ़ गए, फिर भी उनका भाव शांत रहा, कोई घबराहट नहीं दिखाई। तुम अब जा सकते हो, एक ठंडी आवाज आदित्य के कानों तक पहुंची। फिर सरसराहट सरसराहट, आंगन में तापमान गिर गया, हंसपंख जैसे बर्फ के टुकड़े आदित्य के सामने तैर रहे थे। बर्फ के आगमन के साथ एक सुंदर सिलहूट दिखाई दिया, एक दूर की हड़ताल करने के लिए एक हथेली उठा रहा था। दरार दरार, विकृत स्थान तेजी से जम गया और बिजली का हाथ उसके भीतर फंस गया, एक कोमल हिलाने के साथ अनगिनत टुकड़ों में टूट गया, हवा में फैल गया। इस बदलाव ने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया, कई अपनी सीटों से खड़े हो गए, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि राजकुमारी तेजस्विनी को रोकने की हिम्मत किसने की। हवा और बर्फ में विशाल आदित्य के सामने खड़ी थी, उसकी पोशाक फड़फड़ा रही थी, वक्र इथेरियल काले बाल हल्के से नाच रहे थे, एक गांघन परी की तरह स्पष्ट और परी जैसा। राजकुमारी तेजस्विनी की आंखों में आश्चर्य का एक संकेत झिलमिलाया क्योंकि उसने पूछा, तुम कौन हो? विशाल की आंखें एक खाई की तरह गहरी थी, उदासीनता से बोल रही थी, मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। एक शीर्ष स्तर की स्वर्गीय क्षमता के रूप में तुम्हें उनके द्वंद्व में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें करना चाहिए? राजकुमारी तेजस्विनी रुक गईं, उनकी आंखें घूम रही थीं, उनकी मुस्कान मीठी थी, हालांकि उनकी आवाज बेहद खतरनाक थी। नहीं करना चाहिए, तुम काफी सक्षम लगती हो, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? इस दुनिया में कभी भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, केवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ताकत के साथ या उसके बिना। मेरे विचार में तुम्हें उसके लिए खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है तुम्हारे पास वह ताकत नहीं है। विशाल ली साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी के रूप में एक प्रतिभाशाली जिसने एक पृथ्वी स्तर की आत्मिक शक्ति को जागृत किया, तेजस्विनी लाखों लोगों के ऊपर उठी, कभी किसी ने उसे नहीं कहा, क्या वह कुछ शब्दों से विचलित होगी? मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। विशाल के शब्द कम थे, लेकिन वह अदम्य थी, राजकुमारी तेजस्विनी के खिलाफ खड़ी थी। क्या ऐसा है? राजकुमारी तेजस्विनी की पुतलियां पूरी तरह से चांदी की हो गईं, उनकी पतली उंगलियां थोड़ी खुली, क्योंकि वह धमकी भरे ढंग से मुस्कुराईं। गड़गड़ाहट, आंगन में अजीब बिजली गूंजी, राजकुमारी तेजस्विनी के बाल उड़ रहे थे, बड़े बिजली के बोल्ट उनके चारों ओर कूद रहे थे, जमीन काली पड़ गई थी, जैसे कि एक थंडरबॉल के भीतर। वहां मौजूद सभी ने एक झुनझुनी महसूस की, वह गरज की शक्ति थी। जैसा कि एक प्रतिभाशाली जिसने एक 11 सितारा मेघ शक्ति आत्मिक शक्ति को जागृत किया, वास्तव में भयानक। आदित्य अनैच्छिक रूप से कांप गए, जैसे कि वह मेघ शक्ति को छुपाने की 3 स्वर्गों की खेती की शुरुआत में लौट आए, गरज के साथ अपने शरीर को परिष्कृत कर रहे थे। सभी आत्मिक शक्तियों में गुण आत्मिक शक्ति सबसे आम है, जिसमें एक विशाल बहुमत शामिल है। गुण आत्मिक शक्तियों में मेघ गुण आत्मिक शक्तियों में मजबूत हमले की शक्ति होती है, उसके बाद अग्नि गुण आत्मिक शक्तियां होती हैं। बेशक दुनिया में कोई पूर्णता नहीं है। एक मार्शल कलाकार की युद्ध शक्ति उनके अपने क्षेत्र, आत्मा शक्ति, खेती तकनीक, शारीरिक बनावट, मानसिक गुणों, युद्ध के अनुभव आदि से संबंधित है। आत्मिक शक्ति उनमें से सिर्फ एक कारक है। हालांकि जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ता है, आत्मिक शक्ति की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, युद्ध शक्ति में निर्णायक कारकों में से एक के रूप में। चटखना और पॉप, राजकुमारी तेजस्विनी के चारों ओर अनगिनत बिजली के बोल्ट कूद गए और शक्तिशाली और विशाल मेघ क्षेत्र की लहरें लगातार उमड़ती रहीं। उनकी चिकनी थोड़ी थोड़ी ऊपर उठी क्योंकि उन्होंने एक ऊंची निगाह से विशाल को देखा। उनके अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरे पर अभी भी एक मुस्कुराता हुआ भाव था क्योंकि उन्होंने कहा, वह बच्चा सूर्यवंशी पंथ का शिष्य है और चूंकि तुम छायादेवी पंथ की सच्ची शिष्या हो, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं विशाल देव साम्राज्य के लिए नहीं हूं और जटिलताएं पैदा नहीं करना चाहती। कृपया एक तरफ हट जाओ।
विशाल ने हल्का सा सिर हिलाया। ये प्रासंगिक है या नहीं, यह मेरे द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। हालांकि वह छायादेवी पंथ का शिष्य नहीं है, वह विशाल देव साम्राज्य से है। क्या क्या तुम मुझसे लड़ने की सोच रही हो? राजकुमारी तेजस्विनी की निगाह ने आखिरकार थोड़ा बदलाव दिखाया और उनके चारों ओर घूमने वाली बिजली अधिक तीव्र हो गई, जिससे हवा को चटखना और सीटी बजना पड़ा। मैंने विशाल ली साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी के बारे में सुना है, जिसने एक पृथ्वी स्तर की मेघ शक्ति आत्मिक शक्ति को जागृत किया है और असाधारण प्रतिभा रखती है। आज तुम्हें देखकर तुम वास्तव में उल्लेखनीय हो। भीतर सच्ची मंशा के साथ और बिजली रूप लेती है। लगता है तुम सच्चे आदमी के पद पर कदम रखने के करीब हो। विशाल के कपड़े धीरे से फड़फड़ाए, उनकी आवाज शांत और बेफिक्र थी, एक स्पष्ट वसंत धारा की तरह सुचारू रूप से बोल रही थी। उनका शांत और निष्पक्ष व्यवहार पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाता था, केवल एक छिपी हुई तीखेपन। जैसे ही उनकी आवाज सुनाई दी, अचानक आंगन में एक ठंडी आभा फूट पड़ी, तापमान गिर गया और भारी बर्फ के टुकड़े गिरने लगे। हिस हिस। हवा और बर्फ के बीच विशाल से दो बर्फ और हिम विशालकाय सांप उठे, ठंडे ढंग से राजकुमारी तेजस्विनी को घूर रहे थे। चारों ओर बर्फ के क्रिस्टल घूम रहे थे, जिससे ठंडी हवा और भी अधिक चुभने वाली हो गई। दरार। आंगन की कठोर चट्टान जमीन सीधे गहरी दरारों के साथ खुली हुई थी। इतनी ठंडी, कोई मदद नहीं कर सका। कांपते हुए, जल्दी से सुरक्षात्मक सार ऊर्जा को चैनल करते हुए, अविश्वसनीयता में दृश्य को देखते हुए, पूरा आंगन नाटकीय रूप से बदल गया था, जैसे कि दो भागों में विभाजित हो गया हो। बाईं ओर उमड़ती हुई गरज और दाईं ओर बर्फीली बर्फ। दोनों ने एक दूसरे को निचोड़ा, पिच काली वैक्यूम दरारें पैदा की, जो भयानक रूप से भयानक थीं। झूठे को सच्चे में परिष्कृत करना आदिम क्यूई में भावना है। वह भी ऐसे क्षेत्र तक पहुंच गई है। जयदेव ने महसूस किया कि उसके अंक थोड़े सुन्न हो गए थे, अविश्वसनीयता में विशाल को देखते हुए। उसने यक्षा से सुना था कि विशाल ने पिछले 1 या 2 महीने में बहुत प्रगति की थी, अप्रत्याशित रूप से इतना महान कि उसने सच्चे आदमी के पद पर एक पैर रखा था। प्रसिद्ध राजकुमारी तेजस्विनी के खिलाफ खड़े होने में सक्षम थी। राजकुमारी तेजस्विनी के अति सुंदर चेहरे ने भी थोड़ा आश्चर्य प्रकट किया, विशाल को देखते हुए और फिर दूरी से आदित्य को देखते हुए, एक चकल के साथ। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा विशाल देव साम्राज्य तुम्हारे जैसी एक स्वर्गीय स्तर की महान शक्ति रखेगा। ये जगह वास्तव में छिपे हुए बाघों और छिपे हुए ड्रैगन को छुपाती है, वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करती है। हालांकि वह मुस्कुराती रही, लेकिन उसके चारों ओर बिजली तेजी से और उग्र हो गई, जिससे सभी को आने वाले तूफान का एहसास हुआ। विशाल बहुत शांत रही। अगर यह 1 या 2 महीने पहले होता तो वह राजकुमारी तेजस्विनी का मुकाबला करने में पूरी तरह से असमर्थ होती, लेकिन आज उसके पास पर्याप्त आत्मविश्वास था। स्थिति को और अधिक खतरनाक होते हुए देखकर जयदेव को पता था कि उसे हस्तक्षेप करना होगा। अन्यथा दो शीर्ष स्तरीय स्वर्गीय महान शक्तियों के बीच एक प्रदर्शन कोई मजाक नहीं है। देवियों, आज द्वंद्व का दिन नहीं है। ये सभा रक्त दानव को कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए है। हमें दानव को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत से एक साथ काम करना चाहिए, अन्य मामलों को अभी के लिए अलग रखना चाहिए। क्या आप सहमत नहीं हैं, राजकुमारी तेजस्विनी? जयदेव ने अपनी आवाज को नर्म किया, राजकुमारी तेजस्विनी के पहले के शब्दों को दोहराते हुए। अच्छा कहा। राजकुमारी तेजस्विनी ने अचानक अपनी आभा को रोक दिया, अपनी उंगलियों के चारों ओर घूमते हुए बिजली के सांप की एक फुसफुसाहट के साथ, विशाल पर मीठे ढंग से मुस्कुराते हुए। रक्त दानव का मामला हल होने के बाद क्या हमें ये देखने का अवसर मिलेगा कि कौन श्रेष्ठ है? विशाल ने अपनी पानी की आस्तीन को चलाया और घूमती हुई बर्फ तुरंत पीछे हट गई, हल्के से सिर हिलाया। राजकुमारी तेजस्विनी की आंखें चमकी, आदित्य को एक और नजर दी, शालीनता से पीछे हट गईं और एक हवा की तरह तेजी से अपनी सीट पर लौट आईं। जयदेव ने जोर से सांस छोड़ी, अपने हाथों को ताली बजाई और जोर से कहा, सभी, मैंने थोड़ा मनोरंजन की व्यवस्था की है, उम्मीद है कि मूड को हल्का करने और सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने की। जैसे ही उनके शब्द गिरे, सुंदर दासियां वाद्य यंत्रों के साथ आंगन में दाखिल हुईं, शालीनता से प्रदर्शन शुरू किया। जैसे ही संगीत बजाया गया, दृश्य में तनावपूर्ण माहौल धीरे धीरे कम होने लगा। विनय राजकुमारी तेजस्विनी के पीछे मंडप में गया, कुछ हद तक अनिच्छा से कह रहा था, सीनियर बहन, क्या यह मामला बस इस तरह खत्म होने वाला है? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते थे? क्या तुम मुझे सार्वजनिक रूप से अपना वचन तोड़ना चाहते थे? राजकुमारी तेजस्विनी का चेहरा ठंडा हो गया और उन्होंने अधिक कड़ाई से बात की। दानव को खत्म करने के लिए पूरी ताकत से मिलकर काम करने के बारे में शब्द उनके द्वारा बोले गए थे। अगर जयदेव ने उन शब्दों को दोहराया और वह जारी रही, तो यह निर्विवाद रूप से आत्मा विरोधाभासी होगा, अपना सारा सम्मान खो देगा। इसके अलावा राजकुमारी तेजस्विनी ने विशाल पर नजर डाली, उनकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। दो बर्फ और हिम विशाल का सांप पूरी तरह से आध्यात्मिक खुफिया जानकारी से भरे हुए थे, एक ठंडी दुनिया को बिखेर रहे थे जिसने उन्हें भी एक अविश्वसनीय ठंड दी। जीत की कोई पूर्ण निश्चितता नहीं थी। ये यात्रा रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल के लिए थी और उन्हें अभी भी रक्त दानव के ठिकाने की जांच करने के लिए विशाल देव साम्राज्य के राजकुमार जयदेव की मदद की आवश्यकता थी। वह संबंधों को बहुत अधिक तनावग्रस्त नहीं कर सकती थी। स्थिति का वजन करने पर राजकुमारी तेजस्विनी ने पीछे हटना चुना। उसने खुद को शिखर तक खेती की थी, सच्चे इरादे को संघनित करने और झूठे को सच्चे में परिष्कृत करने, अपनी सार ऊर्जा को बदलने से केवल एक कदम दूर। रक्त दुष्ट तत्व क्रिस्टल के साथ वह तुरंत सच्चे आदमी के पद पर कदम रख सकती थी। इस मामले की तुलना में बाकी सब कुछ महत्वहीन था। मेरा मतलब वह नहीं था। राजकुमारी तेजस्विनी द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद विनय की आवाज तुरंत कम हो गई, उसकी नजर आदित्य पर चली गई, अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। अखंड पंथ के अन्य दोनों शिष्य पृथ्वी स्तर की महान शक्तियां थे, दोनों इस समय दमित महसूस कर रहे थे, एक पूछने का विरोध करने में असमर्थ था। जूनियर भाई विनय, तुमने लंबे समय से तलवार की मंशा को समझा है और क्षेत्र सूची में स्थान दिया गया है।
वह सूर्यवंशी पंथ का बच्चा केवल नाड़ी जागृति के 9वें क्षेत्र के अंत में है और उसने सच्ची तलवार की मंशा को जागृत नहीं किया है। कथित तौर पर उसकी जागृति एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति की है। तुम उसके हाथों इतनी बुरी हार कैसे सह सकते थे? अखंड पंथ के एक अन्य शिष्य ने आराम से कहा, अगर यह फैलता है तो न केवल तुम बल्कि हमारा पूरा अखंड पंथ चेहरा खो देगा। लोग कहेंगे कि कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति हमारे पंथ के शिष्यों के सिर पर रौंद सकता है। विनय का चेहरा फ्लश्ड हो गया। उसने वास्तव में अपमानित महसूस किया। क्षेत्र सूची में स्थान दिया गया एक विलक्षण प्रतिभा एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा खून थूकने और पीटा जाने के लिए। ये बस बहुत ही शर्मनाक था। बहुत शर्मनाक। विनय ने अपने दांत पीसे भयंकर ढंग से कहा, मैं बहुत लापरवाह था। कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी ताकत सिर्फ 1 साल में इतनी बढ़ जाएगी। अगर अगली बार होता तो मैं उसे एक ही बार में हरा देता। सीनियर बहन, सीनियर भाई, निश्चिंत रहें, यह मामला बस इस तरह खत्म नहीं होगा। मैं अपनी प्रतिष्ठा वापस पाने का मौका ढूंढूंगा जिससे उसे हमारे अखंड पंथ की गरिमा का एहसास होगा। विनय से निकलने वाले हत्या के इरादे को महसूस करते हुए राजकुमारी तेजस्विनी ने कहा, उसे कम मत समझो। हालांकि वह एक तलवार की मंशा स्तर का तलवारबाज नहीं है, किसी कारण से उसकी तलवार की मंशा काफी असाधारण है। तलवार की मंशा में शक्तिशाली वध गुण के साथ उसकी तलवार की मंशा प्रोटोटाइप की शक्ति शायद तुम्हारी तुलना में कम नहीं है। तुम्हें हाल के तलवार की मंशा द्वंद्व से इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। ये सुनकर अखंड पंथ के दोनों शिष्यों ने तुरंत अपने भाव बदल दिए। एक तलवार की मंशा प्रोटोटाइप और सच्ची तलवार की मंशा के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा है। वह एक तलवार की मंशा स्तर का तलवारबाज भी नहीं है, फिर भी उसकी तलवार की मंशा की शक्ति जूनियर भाई विनय की तलवार की मंशा से तुलना कर सकती है। यह इतना जबरदस्त कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है? दोनों के पास राजकुमारी तेजस्विनी की कीन आंख नहीं थी और वे केवल जानते थे कि विनय को आदित्य के हमले से खून थूकने और उड़ने के लिए भेजा गया था। जहां तक वह क्यों हार गया और वह कैसे हार गया, वे विवरण को नहीं समझ पाए। विनय की छाती हिंसक रूप से उठी और एक गंभीर चेहरे के साथ उसने कहा, सीनियर बहन, तुम उसे ज्यादा आंक रही हो। उस बच्चे को बस भाग्य मिला, मुझे गार्ड से पकड़ लिया। अगर मैंने पहले अपनी तलवार की मंशा को पूरी तरह से उजागर किया होता तो उसके पास कोई मौका नहीं होता। उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं होती। विनय ने हमेशा तलवार की मंशा को समझने और एक तलवार की मंशा स्तर का तलवारबाज होने पर गर्व किया था। वह स्वाभाविक रूप से यह स्वीकार नहीं करेगा कि तलवार की मंशा जिस पर उसे गर्व था, जिसे दर्दनाक रूप से समझा गया था, वह आदित्य की तलवार की मंशा प्रोटोटाइप जितनी अच्छी नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वह बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता था। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही है। राजकुमारी तेजस्विनी ने दूरी से आदित्य को देखा और कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि विनय हमेशा खुद को उच्च देखता था। तलवारबाज के सहज अहंकार के साथ वह एक क्वाजी स्वॉर्ड एंड स्वॉर्ड्समैन से नीच होने को स्वीकार नहीं करेगा। उसका गर्व इसकी अनुमति नहीं देगा और बहुत अधिक दबाव डालने से केवल उसका तलवार हृदय खराब होगा, जो अच्छा नहीं था। इसके अलावा हालांकि आदित्य की तलवार की मंशा शक्तिशाली थी, वह केवल जागृत नाड़ी क्षेत्र के 9वें स्तर के अंत का एक विशेषज्ञ था जिसने एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति को भी जागृत किया था। वास्तविक युद्ध शक्ति के मामले में वह विनय से तुलना नहीं कर सकता था, अन्यथा वह बहुत पहले क्षेत्र सूची में होता। चूंकि वह जागृत नाड़ी क्षेत्र सूची में दिखाई नहीं देता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक क्वाजी स्वॉर्ड एंड स्वॉर्ड्समैन की तलवार की मंशा प्रोटोटाइप में ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए। खासकर उसकी उम्र को देखते हुए उसे इतनी जबरदस्त वध तलवार की मंशा को नहीं समझना चाहिए था। क्या ये कुछ गुप्त तकनीक या खजाना हो सकता है? राजकुमारी तेजस्विनी चिंतनशील दिखाई दी। उनकी आंखें स्पष्ट और बुद्धिमान थीं क्योंकि उन्होंने आदित्य को घूर कर देखा। दूसरी ओर आदित्य जयदेव और अन्य लोगों के साथ अपनी सीट पर लौट आए। आदित्य, क्या तुम ठीक हो? जयदेव ने आदित्य के पीले रंग को नोटिस किया और यह भी सोचा कि यह गंभीर दुष्प्रभावों के साथ कुछ गुप्त तकनीक के कारण था। आखिरकार उस एक तलवार के वार ने तलवार की मंशा स्तर के तलवारबाज क्षेत्र सूची के प्रतिभाशाली विनय को खदेड़ दिया था। बस इस विचार से जयदेव को अपनी रीढ़ में एक ठंड महसूस हुई, जैसे कि यह एक अवास्तविक सपना था। कुछ नहीं, आदित्य ने सिर हिलाया। वह केवल विशाल के निकटता के कारण चुभने वाली ठंड से प्रभावित था। एक शीर्ष स्तर की स्वर्गीय क्षमता की शक्ति ऐसी थी कि यहां तक कि सुरक्षात्मक सार ऊर्जा भी शायद ही पूरी तरह से इसे ढाल सकती थी। तुम अद्भुत हो। तभी यक्षा अपनी अस्वस्थता से बाहर निकली। उसने उत्साह से आदित्य को पकड़ा। उसका आकर्षक चेहरा सदमे से भरा हुआ था और चिल्लाया, विनय क्षेत्र सूची में 41वें स्थान पर एक सुपर प्रतिभाशाली है और तुमने उसे खून थूकने और पीछे की ओर उड़ने के लिए मजबूर किया। ये चौंकाने वाला है। अगर यह घटना फैलती है तो यह निश्चित रूप से पूरे विशाल देव साम्राज्य को हिला देगी। ये पड़ोसी देशों में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। अगर विक्रम को इस बारे में पता चलता है तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे साथ जीवन मृत्यु के द्वंद्व पर पुनर्विचार करेगा। वास्तव में जागृत नाड़ी क्षेत्र सूची में 41वें स्थान पर रहने वाला विनय वनराज क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध था। अगर लोगों को पता चला कि उसे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा खदेड़ दिया गया और खून थूकने के लिए मजबूर किया गया तो यह निश्चित रूप से एक सनसनी पैदा करेगा। आदित्य शांत रहे, मुस्कुराते हुए, और कहा, यह इतना अतिरंजित नहीं है, मैंने बस थोड़ा सा ऊपरी हाथ हासिल किया। हे, जागृत नाड़ी क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए विनय के खिलाफ ऊपरी हाथ हासिल करना आसान नहीं है, पूरे वनराज क्षेत्र में नहीं। जयदेव ने सिर हिलाया। अपने कंपोजर को बनाए रखना मुश्किल लगा। ऐसा लगता था कि हर बार जब वे मिलते थे तो आदित्य अप्रत्याशित आश्चर्य लाते थे। कुछ याद करते हुए जयदेव ने पूछा, क्या तुम अभी भी उस तलवार के वार को कर सकते हो जिसका तुमने पहले इस्तेमाल किया था? वह चिंतित थे कि आदित्य की स्थिति में गिरावट 2 दिन बाद विक्रम के साथ उनके जीवन मृत्यु के द्वंद्व को प्रभावित कर सकती है। आदित्य ने सिर हिलाया। जयदेव ने चकल किया। लगता है तुम्हें पहले से ही इस लड़ाई में जीत का भरोसा है।
मुझे आश्चर्य है कि अगर विक्रम को आज क्या हुआ पता चलेगा तो वह कैसा महसूस करेगा और क्या वह अपॉइंटमेंट रखने की हिम्मत करता है। तलवार की मंशा का प्रभाव तलवारबाजों के द्वंद्व में महत्वपूर्ण है। आदित्य द्वारा पहले प्रदर्शित की गई शक्ति के साथ विक्रम के खिलाफ लड़ाई लगभग अजेयता की गारंटी देती है। आदित्य को उम्मीद थी कि विक्रम द्वंद्व से पीछे नहीं हटेगा। उसने अपने गुरु से वादा किया था कि वह इस लड़ाई का उपयोग करके अपने गुरु के पिछले अपमान का बदला लेगा। विक्रम को मारना और योग्यता अर्जित करना एकमात्र तरीका है जिससे वह आंतरिक पंथ के शीर्ष 10 शिष्यों में से 4 को मारने के लिए सजा से पूरी तरह से मुक्त हो सकता है। अगर विक्रम नहीं दिखाता तो ये इच्छाएं बस खाली सपने बन जाएंगी। जैसे ही आदित्य सोच रहे थे उनके दिल में एक सनसनी पैदा हुई। उन्हें बाईं ओर के दूसरे मंडप को देखने के लिए निर्देशित किया। अंदर विशालकाय आनंद पंथ की 2 महिला शिष्य बैठी थीं। वे भी आदित्य को देख रही थीं। बाईं ओर वाली की आंखें रहस्यमय रोशनी से चमक रही थीं, जैसे एक गहरी आकाशगंगा घूम रही हो, चुपचाप आदित्य पर टिकी हुई थी। जब आदित्य अचानक देखा तो उसकी आंखों में चमक तुरंत गायब हो गई। क्या हुआ? क्या यह एक भ्रम था? आदित्य को अजीब लगा। अभी अभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें देखा जा रहा था, और जैसे ही वह जांच करने वाले थे ये बिना किसी निशान के गायब हो गया। उन्हें जाने बिना प्राचीन वस्त्र वाली आनंद पंथ की शिष्या चित्रा पहले से ही आंतरिक रूप से सदमे की स्थिति में थी। क्या हुआ? उसके बगल में आरुषि ने अपने शरीर के तनाव को महसूस किया और खुद को पूछने से नहीं रोक पाई। चित्रा चिल्लाई, लगता है उसने मेरी जांच को नोटिस किया। असंभव, तुम्हारी आत्मिक शक्ति, दिव्य शक्ति मेरे लिए भी पता लगाने योग्य नहीं है। यहाँ तक कि साधारण सच्चे महंत भी इसे महसूस नहीं कर सकते हैं। एक जागृत नाड़ी क्षेत्र का विशेषज्ञ इसे कैसे पता लगा सकता है? आरुषि ने सिर हिलाया। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। चित्रा ने सोचा, शायद ऐसा ही था। आखिरकार आदित्य सिर्फ एक जागृत नाड़ी क्षेत्र का विशेषज्ञ था। भले ही उसकी युद्ध क्षमता असाधारण थी, लेकिन उसके पास आत्मा शक्ति में ज्यादा उपलब्धि नहीं हो सकती थी और वह उसके अवलोकन का पता लगाने में सक्षम नहीं होगा। कुछ भी पता चला? आरुषि ने उत्सुकता से पूछताछ की। आदित्य एक क्वाजी स्वॉर्ड एंड स्वॉर्ड्समैन के रूप में, जिसकी तलवार की मंशा प्रोटोटाइप एक सच्ची तलवार की मंशा को हरा सकती थी, अनसुना था, इसलिए वे ये पता लगाना चाहते थे कि आदित्य के भीतर क्या रहस्य छिपा है। चित्रा ने हल्का सा माथे पर बल डाला और धीरे से सिर हिलाया। उसकी चेतना का सागर और दांतियन एक रहस्यमय आभा में ढके हुए हैं, शायद एक मोहर। मैं इसे नहीं देख सकती। यहाँ तक कि तुम भी इसे नहीं देख सकती। आरुषि कुछ हद तक हिल गई थी। उसने आदित्य को घूर कर देखा, अपने लाल होठों को चाटते हुए, और एक आकर्षक मुस्कान प्रकट की। यह आदमी वास्तव में असाधारण है। एक अप्रभावी आत्मिक शक्ति रखने के बावजूद स्वर्णकाया क्षेत्र तक पहुंचने के लिए और इतनी कम उम्र में ऐसी जबरदस्त तलवार की मंशा के साथ इस तरह के स्तर तक खेती करने के लिए, ये वास्तव में एक रहस्य है कि वह इसे कैसे पूरा करता है। हालांकि यह अच्छा है, वह जितना अधिक उत्कृष्ट होगा, पवित्र कलाकृति को सहन करने की उसकी उम्मीद उतनी ही अधिक होगी। चित्रा चुप रही। उन विश्व प्रसिद्ध शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों ने अंततः पवित्र कलाकृति को सहन करने में विफल रहे। आदित्य उनसे अतुलनीय थे और पवित्र कलाकृति को सहन करने की उनकी उम्मीद कम थी। अगर नहीं, तो जब उसके स्वर्णकाया क्षेत्र की खेती की खबर वापस भेजी गई तो उसे ऊपर वालों द्वारा अनदेखा नहीं किया गया होता। चलो आज क्या हुआ इसे प्रसारित करते हैं और देखते हैं कि निर्णय कैसे लिया जाता है। आंगन के भीतर के प्रदर्शन असाधारण रूप से उल्लेखनीय थे। हालांकि सभी के विचार प्रदर्शनों पर नहीं थे। जो पहले हुआ था उस पर चर्चा कर रहे थे। आदित्य, राजकुमारी तेजस्विनी और विशाल स्वाभाविक रूप से केंद्र बिंदु थे। इस बीच नदींग के बाहर कुछ 100 मील ऊपर बादलों के ऊपर लौ रोशनी की एक धार तेजी से गुजर गई। लौ रोशनी के भीतर 2 आकृतियों को मुश्किल से देखा जा सकता था। पीछे वाला एक 17 या 18 साल का युवक था। शून्य में गर्व से खड़ा था, आंखें भयंकर रूप से चमक रही थीं, जैसे 2 ब्लेड लोगों को फाड़ने के लिए तैयार हों। वह प्रचंड मेघपंथ का आंतरिक पंथ का मुख्य शिष्य विक्रम था। क्या आप चाहेंगे कि मैं रक्त दानव के शिकार पर केंद्रित कहानी को जारी रखूं, या आप कोई अन्य दिशा देना चाहेंगे? ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।